हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 77 है द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज़ नोन एज, यानी जिस प्रोसेस में हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहलाया जाता है? जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन, इंडक्शन और मेरिट रेटिंग। ठीक है, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेरिट रेटिंग। ये प्रोसेस है जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करते हो। ठीक है, जॉब रोटेशन में तो आप सेम लेवल पर एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफर करते हो। जॉब एनालिसिस जिसमें आप जॉब के बारे में डिफाइन करते हो। और इंडक्शन होता है जब आप न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसका इंट्रोडक्शन करते हो प्रीवियस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका मेरिट रेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 78, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस टाइप का कम्युनिकेशन है इनमें से? ठीक है, तो वो है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79, द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज, यानी स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से किस में इम्प्लाई करता है? देखो, ऑप्शन ए है ए सबॉर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, एक सबॉर्डिनेट का सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए। बी ऑप्शन है लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइन, यानी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, यानी कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, किसी किसको कमांड देना और किसी किसको ऑर्डर देना है, ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ बी ही हो जाएगा। स्केलर प्रिंसिपल यही कहता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिस्ड इन, यानी यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि देयर शुड बी ओनली वन बॉस, यानी यहाँ पर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। और एक बॉस की किस चीज़ में होता है? ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि देयर इज वन बॉस। ठीक है, वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं और आप उनके सुपीरियर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81, सोट इज रिलेटेड टू, यानी सोट किससे रिलेट करता है? देखो, सोट रिलेट सबसे पहले तो सोट की फुल फॉर्म कई बार यही पूछी गई है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। और कई बार ना ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सोट इज अ पार्ट ऑफ, यानी ये किसका पार्ट है? तो प्लानिंग का पार्ट है और रिलेट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज फॉर। कैरेट एंड टेक्निक किस जगह यूज की जाती है, किस चीज़ के लिए? तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, मोटिवेटिंग, यानी मोटिवेशन के लिए यूज किया था। यानी देखो, मोटिवेशन 2 तरह का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो कैरेट यहाँ पर है पॉजिटिव मोटिवेशन एंड स्टिक यहाँ पर है नेगेटिव मोटिवेशन। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, जेड थ्योरी किसने दी है? हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ जेड? ठीक है, मैनेजमेंट की थ्योरी है, तो ये हम सबको पता है, विलियम जी ओची, इन्होंने ही ये जेड की थ्योरी दी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू, यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? देखो, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉय, कितने उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, यानी कितने सबॉर्डिनेट्स एक मैनेजर के अंडर वर्क कर रहे हैं, वही कहलाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों होते हैं, बट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86, व्हेन अ सीमेंट मिल, स्टील मिल, अ केमिकल कंपनी कंबाइन, इट इज़ अ केस ऑफ, यानी जब एक सीमेंट की मिल और स्टील मिल और एक केमिकल कंपनी जब कंबाइन हो जाती है तो उसे क्या कहलाया जाता है? देखो, वो यहाँ पर देखो, ये एक चीज़ समझो कि सीमेंट, स्टील और केमिकल कंपनी, ये तीनों मिलकर अगर एक ही प्रोजेक्ट को तैयार कर रही हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अगर ये तीनों लगे हुए हैं तो ये तीनों मिलकर अल्टीमेट एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ठीक, तो अगर ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो वर्क इनका सिमिलर, एक ही प्रोजेक्ट के से रिलेट करता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि तीनों ही जो कंपनीज हैं, ठीक, तीनों कंपनी क्या कर रही हैं? एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही हैं मिलकर। ठीक है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87,
कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय इज नोन एज, ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन होता है मैनेजर एम्प्लॉय, देखो मैनेजर एम्प्लॉय दोनों ही आपके क्या हैं, वो आपकी कंपनी के अंदर है, ठीक है, कंपनी के इंटरनल पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो इसे कहा जाता है इंट्रास्केलर, इंट्रा यानी विद इन द फर्म, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसे इंट्रास्केलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो इंडियन रेलवे किस चीज़ का एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट का तो डिपार्टमेंट है ही, बट ये एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसे कहा जाएगा, क्योंकि देखो रेलवे की एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट रेलवे मिनिस्ट्री बनी हुई है जो रेलवे को मैनेज करती है, राइट, ठीक है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है इसलिए इसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर, नन ऑफ द अबव, ठीक है, देखो अथॉरिटी तो आप डेलीगेट करते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अथॉरिटी होती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सपोज आपने अपने सबऑर्डिनेट को एक वर्क दे दिया, यानी आपने अथॉरिटी दे दी कि इस वर्क से रिलेटेड डिसीजन आप खुद लोगे और इस वर्क को आप ही कंप्लीट करोगे, यानी उसके पास अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्ड हो जाओगे, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही की है, क्योंकि वो वर्क आपके अंडर था और आपने अपना अथॉरिटी दूसरे को ट्रांसफर किया है, तो आपको ये देखना ही होगा कि वो किस तरीके से उस वर्क को मैनेज कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट नहीं करते हो, आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हो, राइट, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, एल्टन मायो इज मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू, यानी एल्टन मायो ने इनमें से कौन सी अप्रोच आपको दी है, क्लासिकल अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी है। एल्टन मायो वही है जिन्होंने हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी है, इसी से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91, मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ, आज के टाइम पर मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट ऑप्शन है गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी दूसरों से काम करवाने का, वर्किंग विद अदर्स, दूसरों के साथ काम करने का, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर, यानी दूसरों के साथ मिलकर और उनसे काम करवाने का, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि आप उनके साथ भी हैं, मतलब आप मैनेजमेंट एज अ मैनेजर आपकी ड्यूटी क्या है, आपको लोगों से काम करवाना है और इस तरह से काम करवाना है कि वो आपको उनसे अलग ना समझें, आप उनकी हेल्प भी करें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, ठीक है, सो वर्किंग विद, उनके साथ काम करना है एंड थ्रू अदर्स, दूसरों की मदद से भी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो देखो एक तो ना यहाँ पर एक आधा आधा प्रिंट हुआ है, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताती हूँ, ऑप्शन सी होगा, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, यानी अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक। अब अथॉरिटी डाउनवर्ड क्यों फ्लो होती है, देखो अथॉरिटी एक सुपीरियर किसको दे रहा है, अपने सबऑर्डिनेट को, इसलिए ये डाउनवर्ड फ्लो होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास है तो आपको जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आप उसके लिए मतलब उसी को आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, उसको अपना वर्क दिखाएंगे कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कंप्लीट हो गई विद इन द टाइम, ठीक, तो इसलिए इसे कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93, एमबीओ इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसकी फुल फॉर्म है, ये किस चीज़ की टेक्निक है। स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशन गोल इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको इंडिविजुअल गोल्स के साथ मिलाना, ठीक है, ये है। सेकंड है डेलीगेट द अथॉरिटी, थर्ड है डिफाइन द स्पैन ऑफ कंट्रोल, फोर्थ है ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एमबीओ टेक्निक है जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ जोड़ कर रखती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू, स्ट्रेटेजी किससे रिलेट करती है, प्लानिंग से, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, डिसेंट्रलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। देखो स्ट्रेटेजी अगर आपने प्लानिंग चैप्टर पढ़ा हो तो पता होगा, प्लानिंग के जो उसमें टाइप ऑफ प्लान आता है उसमें स्ट्रेटेजी भी आता है, यानी स्ट्रेटेजी इज अ टाइप ऑफ प्लान, ये प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये तीनों ही आपके बिजनेस, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन शायद मैं हिंदी में एक बार चेक करूँ, हाँ, तो क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा व्यापारी संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये तीनों तो आपके प्रिंसिपल हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के,
ऑप्शन डी जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, ये आपका पार्ट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बिन गिवन बाय, यानी बाउंडेड रैशनैलिटी जो डिसीजन मेकिंग में होता है ये किसने दिया है? तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइन अथॉरिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होता है? बेसिकली देखो, बाउंडेड रैशनैलिटी होता है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये डिसीजन लेने से पहले जितनी इन्फॉर्मेशन उसके लिए चाहिए वो आप ले नहीं पाते हो, मतलब आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक या दो क्राइटेरिया के बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ले लेते हो, ठीक है। तो ये होता है बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। तो ये आपका लाइन अथॉरिटी के साथ रिलेट करता है, गिवन बाय लाइन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न, ठीक है। ये किस में कहा गया है इनमें से? लीडरशिप क्वालिटी इनबॉर्न, यानी जो लाइन है कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन है द फॉलोअरशिप थ्योरी, द बिहेवियरल थ्योरी, द पाथ गोल थ्योरी और द ग्रेट मैन थ्योरी। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। वही ये थ्योरी ये कहती है कि लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न, यानी पहले से होती है एक पर्सन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98। दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच स्पेसिफिक एक्ट हैज़ नॉट बिन पास, यानी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं किया जाता वो कौन सी है? पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं बनाना पड़ता, एक सिंगल पर्सन का अपने आप बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 99। वर्कर्स अपोज रैशनलाइजेशन बिकॉज, वर्कर्स रैशनलाइजेशन को अपोज क्यों करते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट क्यों रहते हैं? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनीज क्या करती हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाती हैं, उसे एक्सटेंड कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं उसका साइज़, या अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर सकती हैं, पॉलिसीज चेंज कर सकती हैं, ठीक है। जो उनका प्रोडक्शन मेथड है वो चेंज कर, तो बहुत सारे चेंजेस जब वो कर देते हैं, रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है, उससे वर्कर्स उसे अपोज करते हैं। रीज़न क्या है? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, दे विल हैव टू वर्क मोर, ठीक है। एक कंपनी रैशनलाइजेशन को क्यों सपोर्ट कर रही है? कंपनी इसलिए करती है कि उसका बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा तो वर्क भी मोर होगा, ठीक है। सो यही एक रीज़न है कि वो लोग उसे अपोज करते हैं, दे विल हैव टू वर्क मोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। द प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी जब एक्चुअल रिजल्ट को डिज़ायर्ड रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। सी ऑप्शन है कंट्रोल, जिसमें आप परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101। वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी वन मैन कंट्रोल बेस्ट है, ये स्टेटमेंट किसने दी है कि एक ही पर्सन का कंट्रोल होना चाहिए? ये स्टेटमेंट दी है आपके विलियम आर बेसेट ने, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है बिजनेस एथिक्स का, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, ये तीनों ही पार्ट होते हैं बिजनेस एथिक्स का, ठीक है। तीनों ही सिद्धांत है बिजनेस एथिक्स के। ऑप्शन डी जो है प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ये यहाँ हो जाता है जो इसका पार्ट नहीं है, सो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला मे बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो, यानी डेट इक्विटी रेशियो के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? डेट इक्विटी का होता है डेट अपॉन में इक्विटी, यानी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, टोटल डेट अपॉन में नेट वर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। स्टॉक डिविडेंड डैश द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, स्टॉक डिविडेंड क्या करता है? इंक्रीज करता है इक्विटी शेयर्स को, डिक्रीज करता है, न्यूट्रल और इवन। देखो स्टॉक डिविडेंड होता है, इसे आप कहेंगे जैसे बोनस शेयर, मतलब स्टॉक डिविडेंड को ही बोनस शेयर कहा जाता है, कि उस सिचुएशन में जब आपके पास इतना पैसे नहीं है कि आप डिविडेंड पे कर सकें अपने स्टेक होल्डर्स को, तो आप उन्हें न्यू शेयर्स इशू कर देते हो, ठीक है। न्यू शेयर्स इशू कर देते हो, तो इससे क्या होगा? आपके इक्विटी शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो जाते हैं। स्टॉक डिविडेंड को स्क्रिप डिविडेंड भी कहा जाता है, SCRIP, स्क्रिप डिविडेंड भी कहा जाता है, और आपका बोनस शेयर तो होते ही हैं, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 105। इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख एंड एनुअल कैश फ्लो इज ₹50,000, ठीक है, देन द पे बैक रेसिप्रोकल विल बी। तो पे बैक रेसिप्रोकल आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो पे बैक रेसिप्रोकल का फॉर्मूला होता है एनुअल रिटर्न अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी
जितना रिटर्न आपका मिल रहा है और अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 2 लाख की, ठीक है, और आपका एनुअल कैश फ्लो है यानी एनुअल रिटर्न 50,000। तो आपको 50,000 को 2 लाख से आपको डिवाइड करना है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 0.25%। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, 106 पर आते हैं। विच फॉर्मूला में बी यूज फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट इन कैश रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ठीक है। सो इसके लिए आपका कौन सा फॉर्मूला यहाँ सही है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, रिस्क लेस कैश फ्लो अपॉन में रिस्की कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। डैश मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, वर्किंग कैपिटल और असेट्स। तो हमें पता है वर्किंग कैपिटल ही होता है जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रोवाइड अ बेसिस फॉर यूजिंग फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल एज अ सोर्स ऑफ डैश फाइनेंस। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो प्रोवाइड करता है बेसिस कि आप फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल जो है उन्हें किस तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस मानेंगे, परमानेंट, एडॉक, टेम्परेरी, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, इक्विटी पर ट्रेड कर रहे हो, यानी आपने क्या किया, डेट के थ्रू आपने पैसा उठाया, ठीक है, मनी आपने उठाई और उससे आपने असेट्स परचेज कर ली, ठीक है, उससे आपने क्या परचेज कर ली, असेट्स परचेज कर ली, या आपने शेयर्स परचेज कर लिए, या आपने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, ठीक है। तो डेट पे अगर आपको सपोज 10% इंटरेस्ट देना था, ठीक है, तो यहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है 14%। तो यहाँ पर 10% मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 4% मेरे पास बेनिफिट है, मेरे पास प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है ट्रेड ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल यानी जो डेट के थ्रू हमने पैसा उठाया उसे हमने अपना क्या मान लिया, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी हम सोर्स ऑफ फाइनेंस किससे बना रहे हैं, डेट को, तो इसे परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट, यानी जो डिविडेंड पे करते हैं हम इक्विटी शेयर को, वो हम सबको पता है कि वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लोटिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 110। द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड्स कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, यानी जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 111। स्टॉक डिविडेंड इज नोन एज, स्टॉक डिविडेंड को देखो अभी ये क्वेश्चन आया था स्टॉक डिविडेंड से रिलेटेड, तो उसे क्या कहा जाता है, बोनस शेयर। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। विच बैंक इज नोन एज कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक इंडिया का क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन कैश असेट्स इनटू कैश इजीली एंड विदाउट, यानी लिक्विडिटी का मतलब है कि बैंक्स इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन कैश असेट्स, ठीक है, नॉन कैश असेट्स को कैश में इजीली कर सकते हैं, एंड विदाउट, किसके बिना, रिस्क के बिना, इंटरेस्ट के बिना, प्रॉफिट के बिना और लॉस के बिना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉस, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉस के बिना आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वुड कॉज अ चेंज इन ओनर्स इक्विटी, यानी इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो चेंज लाती हैं ओनर्स इक्विटी में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन की रीपेमेंट करते हैं, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन, सेल ऑफ लैंड एंड क्रेडिट, परचेज ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ सीधे सीधे आएगा। देखो आप ओनर की इक्विटी से ही आप पेमेंट ऑफ मतलब डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस जितने भी हैं वो प्रॉफिट का पार्ट है और प्रॉफिट आपका ओनर्स इक्विटी का पार्ट हो जाता है, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट नहीं है। तो नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, ये सारे आपके नेशनल इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। जो नहीं है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 116। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ये इन सब की ही स्टडी है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117।
पर्सनल टैक्सेस इन इंडिया बेस्ट इलस्ट्रेटेड एज, यानी जो पर्सनल टैक्स है वो इंडिया में वो किससे किससे रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाता है जो पर्सनल टैक्स हम पे करते हैं वो वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम से रिलेट करते हैं। किससे? वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118, ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन कब होती है? तो ब्रेक इवन हमें पता है जब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं तब ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119, अ मोनोपोली फर्म्स मेक्स मोर प्रॉफिट बिकॉज, मोनोपोली फर्म जो होती है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं, रीज़न क्या है उसका? देखो मोनोपोली फर्म क्या होती है, जो सिंगल आपकी फर्म है और वही वो चीज़ हर जगह बेच रही है, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट क्यों अर्न कर पाती है? ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, इट हैज़ एबिलिटी टू चूज अमाउंट प्राइस, ठीक है। अगर मैं ही हूँ जो उस प्रोडक्ट को बना रही हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग प्राइस चूज़ करूँगी, मैं हाई प्राइस चूज़ कर सकती हूँ, मैं लो प्राइस चूज़ कर सकती हूँ, राइट। इसलिए मैं हाई प्राइस चूज़ करूँगी और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूँगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो फर्स्ट है आपका मोनोपोलिस्ट है प्राइस टेकर, मोनोपोलिस्ट प्राइस टेकर होते हैं। सेकंड है मोनोपोली फर्म अर्न अबेंडेंट ऑफ प्रॉफिट, अबेंडेंट है, एक सेकेंड में एक्चुअली चेक कर लूँ इसका, एकाधिकारी फर्म असामान्य मुनाफा कमाती है, ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट। बी और सी ऑप्शन है मोनोपोली फर्म फेस स्ट्रेट डिमांड लाइन। देखो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, अभी 119 क्वेश्चन में ही आपने ये स्टेटमेंट पढ़ ली है कि मोनोपोली फर्म जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मोनोपोली फर्म अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर, यानी इनमें से कौन सा टर्शरी सेक्टर का पार्ट नहीं है? टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है? जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर में आपका आता है बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है और ट्रांसपोर्ट आता है। एग्रीकल्चर उसका पार्ट नहीं है क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? एग्रीकल्चर, सी ऑप्शन। इन डैश इन फैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 122 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसमें नो लीडरशिप एट ऑल, यानी नाम मात्र को लीडरशिप होती है, बिल्कुल होती ही नहीं है। तो ये हम सबको पता है कि फ्री रेन लीडरशिप जो होती है, फ्री रेन यानी लेजिस फेयर लीडरशिप जो होती है, वहाँ पर लीडरशिप बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, जितने भी इंप्लॉयज़ हैं वो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनैलिटी, यानी कौन सा ऐसा एनवायरमेंट का फोर्स है, यानी जो आपको बाहर से मिल रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है, ये बना रहा है। तो देखो जेंडर, हाइट, ब्रेन साइज, ये सब आपका एनवायरनमेंट से नहीं मिलता आपको, ठीक है, ये आपके साथ बाय बर्थ है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस यहाँ हो जाता है जो आपको एनवायरनमेंट से मिल रहा है, आपकी सोसाइटी से मिल रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस ला रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 124, द फाइनल स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या होगा? देखो किसी भी स्टेटमेंट का फाइनल पार्ट क्या हो जाता है कि आप एट द एंड आपने जो किया अभी तक आप उस सब को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला है डूइंग एन इंटरनल एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। देखो फॉर्मुलेट की आपने स्ट्रेटजी बनाई, तो ये सब तो कभी भी एंड पार्ट हो ही नहीं सकते। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आप इवेल्युएट कर रहे हो रिजल्ट्स को, जहाँ आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं तो वही आपका एंड पार्ट है और आप उन्हें इवेल्युएट कर रहे हो, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो द मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड इज, यानी मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड कौन सी है अब्राहम मैस्लो की? अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, ठीक है, नीड के बेसिस पर। तो इसमें मोस्ट एलिवेटेड टाइप ऑफ नीड हो जाती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर इंसान को सब कुछ मिल चुका होता है, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुका होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन, यानी इनमें से कौन से ऐसे 3 वर्ड्स हैं जो मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंट। इंटेंसिटी आपकी इतनी होनी चाहिए, आपको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए, परसिस्टेंस ये मीन जिद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों ही वर्ड्स आपके मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 127, द सैलरी ऑफ फैक्ट्री क्लर्क इज ट्रीटेड एज, यानी जो फैक्ट्री क्लर्क होता है उसकी सैलरी कैसे ट्रीट की जाती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पर फैक्ट्री क्लर्क की जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। इनडायरेक्ट क्यों? देखो जो भी पर्सन
प्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बट डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है, तो वो सारे आपके इनडायरेक्ट लेबर के पार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी जो कॉस्ट है, इनकी जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 128, लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो फायर की वजह से आपको लॉस हुआ तो आपका नॉर्मल लॉस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे कभी प्रिडिक्ट ही नहीं किया था, तो जो अनप्रिडिक्टेबल है वो एबनॉर्मल लॉस है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 129, इन केस ऑफ राइज इन प्राइस लेवल द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर वैल्यूइंग मटीरियल इशूड इज, यानी अगर प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो सबसे सुटेबल मेथड जो है, जो आप मटेरियल की वैल्यू को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पर कौन सा है, लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लीफो मेथड, ठीक है। लीफो मेथड में आप लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपने लास्ट प्रोडक्ट्स बनाए हैं आप उनको पहले सेल करोगे, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट कम आएगा, तो क्योंकि प्राइस लेवल आपके बड़े में तो प्रॉफिट आपका कम आएगा, तो आपको टैक्स में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन ए लीफो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 130, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू, मेन पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एड इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मेन पर्पस जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो होता है कि वो असिस्ट करती है मैनेजर को इन डिसीजन मेकिंग, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 131, अ स्टोर लेजर कार्ड इज सिमिलर टू, स्टोर लेजर कार्ड किसके सिमिलर है इनमें से, तो सबसे पहले स्टोर लेजर कार्ड होता क्या है, स्टोर लेजर कार्ड होता है जो आपके यहाँ कितना मटेरियल आ रहा है, ठीक है, उसका प्राइस, उसके आने का कितना आपके पास स्टोर है, उसका जो आप पूरा डाटा रखते हो उस कार्ड में, उसे आप कहते हो स्टोर लेजर कार्ड, ठीक है। ये सिमिलर होता है बिन कार्ड के, ठीक है, ये बिन कार्ड के सिमिलर होता है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, अ स्टैंडर्ड रेट इज़ पेड टू द एम्प्लॉय व्हेन ही कंप्लीटेड हिज जॉब, यानी जब वो अपनी जॉब कंप्लीट कर लेता है, मतलब उसे स्टैंडर्ड रेट कब दिए जाते हैं, वेजेस स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग वेजेस कब दिए जाते हैं, जब वो स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट करता है अपनी जॉब को, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज जॉब इन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 133, डैश इज द डेट ऑन विच अ बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, यानी जिस दिन बिल पे करने की लास्ट डेट होती है, जिस दिन पेमेंट आपको पे करनी होती है, ठीक है, वो डेट जो होती है जब वो आती है तो वो क्या कहलाती है, ठीक, तो वो आपकी कहलाती है मैच्योरिटी डेट, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 134, जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप विद नो फर्म नेम फॉर आइडेंटिफाई पीरियड फॉर्म फॉर 5 years और ऑल ऑफ द 3। देखो जॉइंट वेंचर वो पार्टनरशिप है जिसके बेसिकली एक नाम की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विद नो फर्म नेम, ठीक। नेक्स्ट है आपका ओइंग ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी जब आप बिजनेस मतलब ओ करते हो, यानी कुछ आप लेते हो बिजनेस में, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, वो आपके लिए हो जाती है आपके बिजनेस की लाइबिलिटी, ठीक, तो लाइबिलिटी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 136, कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन, कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 137, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका किस टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जिसमें आप कैश जो भी रिसीव हो रहा है या पेमेंट हो रही है, ठीक है, वो सब आप रिकॉर्ड करते हो, तो वो सब आपका किस में आ जाता है, ये आपका है रियल अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 138, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड्स, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें क्या इसमें से नहीं आता, देखो उसे कैलकुलेट करते वक्त आपका ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, वेजेस एंड सैलरी आता है, बट सेल्समैन कमीशन नहीं आता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 139, अ कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट में इन्फॉर्म द सेलर बाय सेंडिंग, यानी कस्टमर जो गुड्स रिटर्न करता है, यानी उसने कुछ गुड्स परचेज करी थी क्रेडिट पे, अब वो उन्हें रिटर्न कर रहा है, तो वो किस नोट के थ्रू उस सेलर को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने ये गुड्स आपको रिटर्न करी हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज़ करेगा डेबिट नोट। जब भी बायर कोई चीज़ रिटर्न करता है तो वो डेबिट नोट के थ्रू ही सेलर को इन्फॉर्म करता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ दिस इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप कब करते हो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हो, ठीक। तो पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये चीज़ें तो पहले ही क्लियर हो जाती हैं। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में आप प्रोविजन फॉर डिविडेंड देखते हो, ठीक है,
तो ये उसमें इंक्लूड होगा और ये तीनों नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेप्रिसिएटेड, इनमें से क्या चीज़ है जो डेप्रिसिएट नहीं होती। देखो बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट होती है, प्लांट एंड मशीनरी भी, एंड ऑफिस एंड इक्विपमेंट भी, बट लैंड है जो डेप्रिसिएट नहीं होता, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 142, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज अ, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। देखो आपके पास दो टाइप की कैपिटल होती है, बोरोड कैपिटल और ओनर्स कैपिटल, ठीक है। बोरो पे जो भी आप बोरो करते हो, ठीक है, उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक। तो जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करने जाते हो तो आप ओनर्स कैपिटल पर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हो जो आप एक्चुअल में पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप कहते हैं काल्पनिक मूल्य, ठीक है, कि आप कल्पना कर रहे हो कि हाँ इसका भी हमें चार्ज लगाना चाहिए, बेशक ये हमारी है, लेकिन अगर हमने बाहर से ली होती तो हमें इस पर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो आप उसे भी कंसीडर करते हो, तो वो आपकी नॉशनल कॉस्ट कहलाती है, यानी काल्पनिक कॉस्ट, जो आपने सिर्फ कंसीडर की है लेकिन एक्चुअल में आपने पे नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 143, मेरिट रेटिंग हेल्प्स इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इनमें से किस चीज़ में मेरिट रेटिंग हेल्प नहीं करती है। देखो मेरिट रेटिंग किस लिए थी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं बेसिकली उसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द राइट वर्कर फॉर द राइट जॉब, तो ये भी हेल्प करती है इसमें कि जो जिस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है उसे उस जगह पर पहुंचाया जाए जहां उसके काम की ज़रूरत है। सिंप्लीफाइंग वेज स्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग लेबर रिलेशन, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में तो मेरिट रेटिंग हेल्प करती है, बट डी लिंकिंग रिवॉर्ड्स विद मेरिट, वो डी लिंक नहीं करती, मतलब तोड़ती नहीं है बल्कि वो जोड़ती है रिवॉर्ड से, ठीक है, रिवॉर्ड से वो जोड़ती है। तो लिंकिंग रिवॉर्ड्स विद मेरिट होना चाहिए था, ये डी लिंकिंग है, तो यहाँ ये हेल्प नहीं करती है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 144, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन कौन से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स नहीं है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो हेल्थ एंड सेफ्टी आपका नॉन मॉनेटरी है, हाउसिंग फैसिलिटी आपका नॉन मॉनेटरी है, एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये भी आपका नॉन मॉनेटरी है, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस है यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी नहीं है, डियरनेस अलाउंस जो आपको बेसिक पे के ऊपर मिलता है जो इन्फ्लेशन चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 145, द बेसिक रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज, यानी जो बेसिक रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप जो रिसर्च करते हो उस पर जो कॉस्ट लगती है वो आपका किस में कंसिडर होती है, वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में, या प्रोडक्शन ओवरहेड में या पीरियड कॉस्ट में। तो यहाँ ऑप्शन सही है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट में कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146, जिसमें आपसे कहा गया कि 2 कॉइन्स हैं, उन्हें आपने 5 टाइम्स उछाला है, ठीक है, उन्हें आपने 5 टाइम्स उछाला है, तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर ऑफ हेड आने की, इवन नंबर ऑफ हेड आने की, ठीक है। तो देखो 5 टाइम्स उछाला है, यानी आपने टोटल एक कॉइन को 10 टाइम्स उछाला है, ठीक है। तो 10 टाइम्स या तो टेल आ सकता है, 10 टाइम्स हेड आ सकता है, या ऐसा हो सकता है 5 टाइम टेल्स और 5 टाइम हेड, ठीक है, या ऐसा हो सकता है 4 टाइम टेल और 6 टाइम हेड, ठीक है। इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि टोटल 12 आउटकम्स हैं, यानी 12 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो ये आ सकते हैं, ठीक है। 12 में से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो जहाँ पर 10 हेड है ये इवन है, ठीक है, जहाँ पर 4 हेड और 6 टेल हैं ये भी इवन है, ठीक है। इस तरह से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 12 हैं और इवन हेड जिसमें होगा वो आपके 6 हैं, ठीक है, इवन हेड आपके होंगे 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 0.5। अगर आपको इस क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको फिर से अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अभी एक्चुअली मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही समझा पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147, इन अ मैप 2 सेंटीमीटर डिनोट्स 3 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर आपके जो पेपर पर है, मैप पर है, उसका एक्चुअल मतलब है कि ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आपको बताना है ये स्केल क्या शो कर रहा है। देखो 2 सेंटीमीटर है, 3 किलोमीटर, इन क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, ये सेंटीमीटर है तो इसे भी आप सेंटीमीटर में ही करोगे, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 लाख सेंटीमीटर, 3 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कैसे, देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको 1 लाख से आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 3 लाख सेंटीमीटर आ गया। अब आप इसे कट करेंगे तो आपका क्या रेशो आएगा, 1:1,50,000, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस admission of partner, death of partner, retirement by sleeping partner, exercising option to continue or not on attainment of majority by the minor, ठीक है।
तो पब्लिक नोटिस, पार्टनरशिप में पब्लिक नोटिस की कब ज़रूरत पड़ती है? देखो, जब आपकी कंपनी या तो डिज़ोल्व हो रही हो, ठीक है, डिज़ोल्व होने पे आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि जब आप माइनर को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है, उस बेसिस पे जब आप डिसीजन लेते हो तब आपका पब्लिक नोटिस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 149, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड, यानी फर्म की प्रॉपर्टी में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता? ट्रेडमार्क, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फॉर द फर्म, गुडविल ऑफ द बिजनेस। देखो, ये तीनों ही आपकी फर्म की प्रॉपर्टी होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, वेयर द अनपेड सेलर हैज़ ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, द राइट ऑफ लीन। देखो, अनपेड सेलर यानी एक सेलर है, ठीक है, उसने सामान बेच दिया और उसको पैसे नहीं मिले, तो उसने क्या किया, उसने डिक्री ऑब्टेन किया। डिक्री क्या होता है? एक उसने गवर्नमेंट नोटिस लिया, मतलब गवर्नमेंट से अथॉरिटी ली, ठीक है, उसे राइट ऑफ लीन लेने की। राइट ऑफ लीन क्या होता है कि भाई अगर मेरे पेमेंट मुझे नहीं मिली है तो उन गुड्स को मैं जब्त कर लूँगा, ठीक है, राइट ऑफ लीन ये होता है, ठीक है। उसके लिए उसने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया कि हाँ अब ये लीगल है, आपने मुझे पेमेंट नहीं किया तो मैं उन गुड्स को जब्त कर लूँगा। राइट ऑफ लीन यही कहता है, ठीक है। सो यहाँ पे यही है कि अगर अनपेड सेलर ने डिक्री ऑब्टेन कर लिया है तो राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा, कैन बी एक्सरसाइज, यानी वो लागू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 151, अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज। एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है? देखो, पहला ऑप्शन है बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड नोवेशन, यानी देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है तभी वो खत्म हो जाता है। ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने बीच में ही उसे ब्रेक कर दिया, किसी एग्रीमेंट के थ्रू आपने उसे ब्रेक कर दिया, तो ये तीनों ही केसेस में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 152, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, यानी डिमांड किसका फंक्शन होता है? डिमांड प्राइस का फंक्शन होता है, तो हम सबको पता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 153, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द। इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, डिमांड में प्राइस की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन अ पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर, यानी जो सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो सेल्स आपकी कम बढ़ रही है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से, वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 154, एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। देखो, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? इस टाइप का होता है। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज क्या होता है? वो कन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। ओरिजिन के क्या होता है? कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 155, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। व्हेन MU इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो 155 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 156, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस क्या कंडीशन होती है? जब एक पर्सन सोचकर कुछ किया और उसे पे कुछ करने पड़े, मतलब अगर वो सोच के गया कि वो 500 की गुड होगी और उसे उससे कम पे करने पड़े, यानी वहाँ पर वो जाकर गुड उसे 300 में ही मिल गई, प्राइस उसे कम मिला, तो ये जो 200 का डिफरेंस आ गया ये हुआ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो ये कंडीशन कब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है? इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स में ये सबसे ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट है आपका 157, इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंस मीन्स। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ठीक है, ये मोटिवेशन की थ्योरी है। इसमें वैलेंस का मतलब क्या है? उन्होंने 3 फैक्टर बताए हैं व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, ठीक है। तो उसमें जो वैलेंस है उसका मतलब क्या है? वैलेंस का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम, यानी एक एम्प्लॉय जो अपनी स्ट्रेंथ लगाता है किसी भी आउटकम को पाने के लिए, वो आपका वैलेंस होता है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंटलिटी, ठीक, ये भी आता है। तो अभी वैलेंस का मीनिंग पूछा तो वैलेंस का मीनिंग है स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 158, कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स था। कैपिटल बजटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग ऑफ परचेज, प्लानिंग ऑफ सेल्स, प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर असेट्स। तो कैपिटल बजटिंग डील करता है प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर असेट्स में, तो ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 159, विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इनमें से कौन सा डिविडेंड का पार्ट नहीं है? ऑप्शनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, कंपोजिट डिविडेंड, जीरो डिविडेंड। तो देखो, हमारे पास जीरो डिविडेंड पॉलिसी होती है, जीरो डिविडेंड नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शनल डिविडेंड क्या होता है
कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कैश ले लें या डॉलर्स में ले लें, अलग अलग तरह के ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। कंपोजिट डिविडेंड हो जाता है कि आपको दो तरीके से, मतलब अगर 50,000 आपको डिविडेंड मिलना है तो 30,000 आपको कैश में दे दिए और 20,000 किसी और तरीके से दिए जा रहे हैं, ठीक है, यानी जो कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जीरो डिविडेंड आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जीरो डिविडेंड पॉलिसी होती है अगर डिविडेंड नहीं होता। नेक्स्ट है प्राइस रेशियो मेथड। प्राइस रेशियो मेथड क्या है? प्राइस रेशियो मेथड इज अ अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो इसके सिर्फ 40 क्वेश्चंस आपके बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।